डिप्रेशन बिल्कुल रियल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब ये वहम है। कई बोलते हैं ना कुछ नहीं हैगा, बाहर चले जाओ या इधर चले जाओ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन होता है, मानसिक रूप पूरा साइकेट्रिक वार्ड भरा पड़ा है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने उस वक्त लोन लेके ऑफिस से मुझे बिजनेस शुरू करवाया और बहुत अच्छा चला 10 साल ये बिजनेस। इतना मतलब अच्छी 2-4 गाड़ियां भी मैंने खरीद ली थी। मतलब साइकिल से सीधा गाड़ियों पे आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है आज से 19 साल पहले। तो जब मैं वापस आई कनाडा से तो मुझे पता लगा कि उस बिजनेस में मैं हुई नहीं। अच्छा, बिना दसे ही हाँ जी, क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था और बड़ी मेहनत की थी मैंने। मतलब ये चीज मनन वाली है भी कुड़ियां नूं ये चीजां फेस करनियां पैंदियां। बिल्कुल। बच्चों से बच्चे पूछते थे तेरी मम्मी को क्या हुआ, तेरी मम्मी पागल हो गई है क्या? जहाँ ट्रांसजेंडर हैं या गेज है, लेस्बियंस है, ये कम्युनिटी बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो वो ट्रांसजेंडर मतलब वो लड़की से लड़का बनी है सर्जरी से। अभी चल रही थी उसकी सर्जरी, जैसे पता लगा, बाहर की बात बता रही हूँ आपको, यूएसए की बात है, उसके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वो देखिए आजादी को जैसे फ्रीडम बोलते हैं बच्चे, कि हमें फ्रीडम, हमारे को हमारा स्पेस, ऐसे बोलते हैं ना, हमें अकेला छोड़ दो। ये तो आप मान के चलो कि अगर एक बार आपने बच्चे को बाहर भेजा, फिर वो बच्चा मुड़ के आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि लोग की कहेंगे, वापस आ गया। बिल्कुल। तो दिमाग जो है ना वो उल्टी दिशा में चलता है कि जो मना करोगे वो वही करेगा, वही करूंगा। सही गल है। तो ये दिमाग, ये थोड़ा सा आपको वही वैसा बनना, जो दिखता है वही बिकता है ना। चैनल जी फ्लाइट मोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗगन शर्मा। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੰਧਵਾਨੀ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਾਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करांगे। मैम सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਮ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। कितों शुरू करना चाहोगे वो थोड़ी मर्जी है। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला। जो सफलता या सक्सेस होती है ना जी, वो सीधी नहीं आती है। बिल्कुल। जब तक कोई फेलियर या असफल, जिसे हम बोलते हैं कि हारता नहीं है, थकता नहीं है, तब तक उसका वो स्वाद बिना चखे उसको वो सफलता मिलती नहीं है। बिल्कुल। मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है। बहुत छोटी उम्र थी, मैं 29 साल की थी, तो मुझे बहुत बड़ा बिजनेस अपना चलाने का मौका मिला था। अच्छा जी। हाँ जी, कई साल पहले की बात है ये। तो इतनी छोटी उम्र में मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं बात करी 2005 की, तब मुझे ये मौका मिला था। तो मैंने ये कहते हैं ना, अवसर जो मौका मिले कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मम्मी पापा जॉब करना और वही कि चलो महीने का खर्चा निकालना, इस तरह गुजारा हो जाए बस। हाँ जी बिल्कुल। पर सपने बहुत बड़े थे। पापा ने लोन वोन लेके चंडीगढ़ से पढ़ाया था उस टाइम। मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो बहुत बहुत नॉर्मल फैमिली हमारी रही है। तो जब ये मौका मिला शादी के बाद,
शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी उस टाइम पे, जैसे 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा जी। हाँ जी, तो जब ये मिला मैंने मुझे इस पे देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे हुँ, उस वक़्त क्या होता है ना, उस वक़्त माँ-बाप डरते हैं, जो ख़ास तौर से नौकरी पेशा माँ-बाप हुँ, होते हैं, उनको होता है कि नौकरी करो जिसमें ताकि आपको रिटायरमेंट हुँ, भी में मिले, मंथली आपको बिल्कुल। महीने के इको महीने। तनख़ाह मिलदी हाँ रवे जी। बस ओहदे च खुशी आ पर रही। जैसे कहते हैं परिवार जिसके साथ है ना, जैसे हुँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हुँ, उन्होंने उस वक़्त लोन लेके ऑफ़िस से मुझे बिज़नेस शुरू करवाया हुँ। और बहुत अच्छा चला 10 साल ये बिज़नेस। इतना मतलब अच्छी 2-4 गाड़ियाँ भी मैंने खरीद ली अच्छा थी। जी, मतलब साइकिल भी, तरक्की हो गई सी। साइकिल से सीधा हैं, गाड़ियों पे आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आज से बिल्कुल। 19 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। हुँ, पर 10 साल ये बिज़नेस खूब चला तो मेरे को किसी वजह से कनाडा जाना पड़ा। मेरी पीआर बहुत जल्दी लग गई थी। तो मतलब मेहनत ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰੱਬ भी साथ दे हाँ ਰਿਹਾ जी, ਸੀ सब पूरा। कुछ हाँ, सब वो बढ़िया चल रहा था। तो पीछे से मुझे पता लगता है, क्योंकि 2 आपस में थे, दोस्त यारी में ये बिज़नेस हुँ, था कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरे कहीं वो तो थे नहीं, रिटर्न जैसे पहले लिखत हुँ। पढ़ा नहीं इतना वो होता था। तो जब मैं वापस आई कनाडा से तो मुझे पता लगा कि उस बिज़नेस में मैं हूँ ही नहीं। अच्छा बिना दसे ही ਕੱਢਤਾ। हाँ जी, क्योंकि हुँ, बहुत ऊपर चला गया था और बड़ी मेहनत की थी मैंने। जलंधर हुँ, बहुत चलाया वो बिज़नेस, चंडीगढ़ के कई जगहों पे चला, हुँ। पंचकुला में काफ़ी जगह 10-12 सेंटर थे हमारे। अच्छा तो जी। बस वो निकाल दिया तो काफ़ी केस भी किया, पर वो आप जो आप हुँ, पिक्चरों में देखते हो ना वो सच में भी होता है। हमें तो मतलब कहते हैं ना, वो वकील जिनको पैसे दिए थे, हुँ, उनको भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था। ये हमारे साथ हुआ है। हुँ। जिनको हमने पैसे दिए थे, उस वकील ने हमें उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन करके बोला कि अब मैं इनके साइड हूँ, वो भी पैसे लेके भाग अच्छा गया जी। था। तो एक थोड़ा-सा तो अजीब लगा, लेकिन ना मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत हुँ, सपने जुड़े हुए थे कि काफ़ी कुछ करेंगे। तो धीरे-धीरे घर पे रहना शुरू किया, हुँ, उसके एकदम बाद मुझे लगा कि कुछ दिमाग में ना मेरे हर वक़्त कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती थी। हुँ। फिर एक दिन मैं गिर गई घर पे ना, ये 2014 की बात है, अच्छा जैसे ये जी। बिज़नेस खत्म हुआ, 6-7 महीने तक ठीक चलता रहा, थोड़ा सब समझाते रहे कोई बात हुँ, नहीं। अचानक से जब मैं गिरती हूँ तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तब मैं अपनी हुँ। याददाश्त मैंने खो दी थी। तो अच्छा जी। मैं किसी को नहीं पहचान रही थी, सिर्फ़ मुझे मेरे मम्मी-पापा याद थे और हुँ, कोई नहीं। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मेरा बेटा 13 साल का था, बेटी 8 साल की थी हुँ, तब। तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। फिर एडमिट हुँ, किया, 1 डेढ़ महीना मैं एडमिट रही तो डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन जो है, क्या होता है माइंड कई बार हम लोग कुछ होता है ऐसा, क्या होता है शरीर तो चल रहा है, काम कर रहे हो, हुँ। दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं, ये क्योंकि दिमाग देखिए बिल्कुल। पूरे शरीर में हम दिमाग को देख ही नहीं सकते हैं, हुँ, इसलिए उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हुँ, पर दिमाग में मेरे वो चलता रहता था कि पहले मैं क्या करती थी, वो हुँ, पहले रोज़ ऑफ़िस जाना है, गाड़ियों में जाना है, हुँ, अब घर बैठ गए आप एकदम से। तो वो ब्रेन जो है वो उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि हुँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए वो एकदम से कुछ केमिकल्स बनते हैं हमारे ब्रेन में। अच्छा जी। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं आपको थोड़ा-सा उस भाषा में बता रही हूँ कि हुँ, जैसे ब्रेन में रोज़ केमिकल्स बनते हैं जिससे हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो काम करते हैं, हम सोचते-समझते हैं, लोगों को हुँ, पहचानते हैं। तो मेरे वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी, एकदम से मुरझा गई थी। हुँ, तो इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए ये हुआ था, 6 महीने के लिए, फिर मेरा इलाज चला, फिर मैं दोबारा कनाडा गई, मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि हुँ। इंडिया में क्या था कि बच्चों को स्कूल में जाना मुश्किल हो गया था। अच्छा बच्चों जी। से बच्चे पूछते थे, "तेरी मम्मी को क्या हुआ? तेरी मम्मी पागल हो गई है क्या?" हुँ, क्योंकि वो जैसे आस-पास समाज में मतलब जो हुँ। पड़ोसी होते हैं, उनको भी नहीं आप पहचान रहे। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ वो ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ बहुत ਹੈ। ज़्यादा। तो मेरे बच्चे वो कहते हैं ना बहुत जल्दी बड़े हो गए, हुँ, क्योंकि घर में जब माँ बीमार हो जाती है ना, तो सारे बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल, ऐसे कहते हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसा था कि डॉक्टर की पूरी निगरानी में मुझे रखा जाता था। हुँ, घर पे भी मेरे हस्बैंड जैसे छुट्टी लेके रहते थे या अगर वो कभी हुँ, जॉब जाते थे बीच में, तो बड़ा बेटा मेरा वो साथ रहता था। उसको कोई नाम देके कि डॉक्टर ने इसको भेजा हुआ है। हुँ, क्योंकि मैं किसी भी अनजान, मेरे लिए सारे अनजान थे, हुँ, सिवाय मेरे मम्मी-पापा के। तो वो मम्मी-पापा साथ रहते थे, हुँ, तो वही सेवा ब उस उम्र में माँ-बाप से भी मैंने सेवा हुँ, करवाई है। पर धीरे-धीरे ठीक हो गया था, लेकिन वही था कि 1 डेढ़ साल के बाद मेरी याददाश्त तो वापस आ गई थी। अब सब हुँ, याद भी आने लग गया था कि हुआ क्या था मेरे साथ। बिल्कुल। अब वो जब याद आता था तो वो अटैक आ जाते थे, हुँ, फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो वो एकदम अच्छा, एक सबसे बड़ी बात
क्या होता है कि जब मानसिक रूप से जब दिमाग आपका ठीक नहीं चलता ना, आप दवाइयाँ बहुत खाते हो, उन दवाइयों से आपको इतनी भूख लगती है, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने 20-25 किलो वेट जो है मेरा बढ़ गया था। अच्छा मैं जी। एक डायटीशियन भी हूँ। तो शीशे में आप अपने आप को ही नहीं पहचानते हो, अलमारी खोलते हो, कपड़े आपके बदल गए हैं। एक अच्छा खासा पतला इंसान एकदम से 20-25 किलो के बाद आप बाहर जब मार्केट जा रहे हो तो लोग आपको टोक के पूछ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग पे असर करती हैं। बिल्कुल। तो फिर जब मैं ठीक होने लगी तो अब डॉक्टर्स के हिसाब से आप दवाई नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुझे ये दवाई छोड़नी थी क्योंकि मुझे यही था कि मैं उस चीज़ को जैसे लोग कहते हैं ना डिप्रेशन में वो चला गया, तो अब मैं डिप्रेशन में थी, मुझे लोग बता दिया था डॉक्टर ने। फिर मैंने कहीं जैसे मैं गुरुवारी के मैं भी बहुत मैंने उन दिनों मुझे किसी ने बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में उठना शुरू करो। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, 3:30 बजे मैंने उठना शुरू किया कि मेरे को ठीक होना है क्योंकि बच्चे मुझे याद आते थे पर मैं छोटी बेटी को तो देखा ही नहीं मैंने वो स्कूल कब गई। अच्छा। तो मेरे को बहुत दुःख भी लगता था कि अपनी वज़ह से तो नहीं मानती पर हाँ, मैंने वो चीज़ें नहीं देखी कि छोटा बच्चा मेरा कब स्कूल गया। मैंने अपनी छोटी बेटी को पढ़ाया भी नहीं क्योंकि वो 2-4 साल तो मैं उस हालत में भी नहीं थी कि कुछ पढ़ा सकूँ बच्चों को। मैंने धीरे-धीरे वो सब करना शुरू किया, सुबह उठ के पाठ करना शुरू किया, सैर करनी शुरू की। धीरे-धीरे मैंने 1 डेढ़ साल ये सब चीज़ें की और मैंने दवाइयाँ छोड़ी। सबसे पहले मैंने दवाइयाँ छोड़ी। दवाइयाँ छोड़ के मैं नॉर्मल वापस मेरा वज़न भी ठीक होना शुरू हो गया। ये सब मैंने अपनी सिर्फ़ इच्छा शक्ति से किया, डॉक्टर किसी ने नहीं बोला था कि आप ये कर सकते हो। पर मुझे क्योंकि ठीक होना था और मैंने इसलिए ठीक होना था क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था, कभी अपने ऊपर आती है ना तो पता लगता है। बिल्कुल। तब मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे इसके बारे में ना मुझे बात भी करनी है और इसके बारे में मुझे लिखना भी है। तो अच्छा मैं जी। फिर कनाडा हम लोग शिफ्ट हो गए थे क्योंकि काफ़ी आस-पास का माहौल ऐसा हो गया था कि थोड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। फिर हम कनाडा शिफ्ट हो गए थे 2015 में। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ हाँ ਕਿਤੇ जी, मेरी पीआर तो बहुत पहले हो हुँ। गई थी। वहाँ रहने लगी तो फिर मुझे टाइम्स ऑफ कनाडा ने मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या इसके बारे में थोड़ा हमारे आर्टिकल्स लिखना चाहते हो? तो मैंने सबसे पहले टाइम्स ऑफ कनाडा से शुरुआत की। मैंने उनके लिए इस डाइट का तो चलो मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कि लोगों क्या होती क्या है मेंटल हेल्थ और वो क्यों ज़रूरी है? मतलब लिखण ਦੀ शुरुआत ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। हाँ जी, टाइम्स ऑफ कनाडा मेरा सबसे पहला जो एक असाइनमेंट जिसे आप बोलते हो मिलती है जॉब वो टाइम्स ऑफ कनाडा जिसके लिए मैं दिल से उनको शुक्रिया करती हूँ। ਉਹ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ हाँ, ਇਹ ਨਹੀਂ बिल्कुल, होने ਸੀ मुझे भी दिन। नहीं पता था कि मैं एक इतना मतलब अंदर मेरे कोई राइटर छिपा हुआ है, हाँ। तो उन्होंने मौका मुझे दिया, मुझ पे विश्वास रखा, हुँ। तो मैंने वो लिखा 2015 में मैंने उनके लिए लिखा था। हुँ। फिर उसी दौरान मुझे पता लगा था कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी, उन्होंने अपनी जान खुद ले ली थी। अच्छा जी। उनके कुछ करियर में कुछ उनके साथ हुआ था, जहाँ वो जॉब करती थी, हुँ। किसी ने कुछ ठीक सलूक नहीं किया, वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई हुँ। और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मुझे कनाडा में पता लगा, फिर मैं फिर इंडिया आई। अच्छा। उनके हस्बैंड से मिली तो उन्होंने मुझे एक लाल डायरी दी जो वो लिखा करती थी, साक्षी नाम था उनका। हुँ। तो उन्होंने बोला कि आप लिखते हो तो अगर आप इस बारे में लिख सको, भी इसमें सब लिखा हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ और किन वजह से उसने मतलब अपनी जान दी। तो जब मैंने वो डायरी पढ़ी, एक बार तो मुझे लगा कि मुझे क्योंकि क्या होता है ना हो बहुत कुछ रहा होता है आपके आप भी देखते हो कि सामने बहुत कुछ चल रहा है, आते-जाते आपको भी दिखता है बट उसके बारे में सामने से आके बात करना और लिखना और आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपसे भी लोग 10 सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। तो मैंने पर उसके बारे में लिखा और मेरी पहली किताब आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू मैंने कनाडा से ही पब्लिश करवाई। हुँ। तो जो-जो उनके साथ मिसबिहेव मतलब उनके बॉस वगैरह ने गलत व्यवहार किया था, तो यहाँ पे आके वही बात आ जाती है कि थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत भी बनाना चाहिए क्योंकि हर तरह का माहौल होता है और जान देना किसी चीज़ का हल नहीं होता। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ आ भी ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ फेस करनियां ਪੈਂਦੀਆਂ। बिल्कुल। खाली भारत में नहीं, यहाँ इंडिया में नहीं, बाहर भी और आपको देखिए एक जो हमें ऐसे ना यहाँ बैठ के लगता है, मैं तो हर दोनों जगह रहती हूँ, मैं 6 महीने यहाँ रहती हूँ, हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, 6 महीने बच्चे के पास वहाँ रहती हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से ज़्यादा बाहर हैं,
पर लगता है ऐसे कि बाहर कम है, बाहर घट है, बिल्कुल। पर यहाँ ज्यादा है। हम्म बाहर दिखाया ज्यादा जाता है, या बाहर लोग वो मार्च लेके, मोमबत्तियां हम्म लेके बच्चे वहां पे निकल पड़ते तो वो दिखता है। यहाँ पे शायद हम्म बच्चे उतने आवाज नहीं उठा पाते, पर बाहर सब कुछ है जो यहाँ पे है। हम्म मतलब गलत फहमी है कि ਉੱਥੇ नहीं हैगा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀਆਂ हाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, जी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ हम्म। ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। हाँ जी। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ हाँ जी। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हम्म। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਨ ਹੋਰ हाँ जी। ਚੰਗੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ हाँ ਹੋ ਗਏ। जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ हम्म। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। अ, देखिए, पहली किताब भी थी, मैंने उसमें भी एक चीज बताई थी कि रिश्ते जो होते हैं ना, इंसान को बनाते भी हैं, क्योंकि रिश्तों हम पैदा होते हैं तो माँ बाप से बिल्कुल। रिश्ता होता है ना। रिश्तों का बहुत असर होता है दिमाग के ऊपर, और हम्म हमारे को समाज कैसे देखता है और हमारे हम्म समाज में क्या पहचान है। हम्म जैसे आज मैं एक राइटर हूँ, लोग मुझे ऐसे जानते हैं। हम्म आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट चलाते बिल्कुल। हैं ना, आपको उससे जानते हैं। तो एक ऐसा समाज में एक हमारी कम्युनिटी है, LGBTQI कम्युनिटी, हम्म जहाँ ट्रांसजेंडर जी। हैं या गेज हैं, लेस्बियंस हैं। हम्म ये कम्युनिटी बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो मैं हम्म पहली बुक के सिलसिले में, मुझे हैदराबाद में एक NGO ने बुलाया था 2020 में। अच्छा। तो मैं वहाँ मिलने गई थी, पर वो कोविड आने की वजह से मैं, मतलब वहाँ पे दोबारा उन्होंने बुलाया, जा नहीं पाई। लेकिन वहाँ पे ना मैं एक लेडी से मिली थी, टीना नाम है उनका। हम्म तो वो इसी कम्युनिटी से हैं। जैसे उनका क्या था कि बचपन से उनको एक ऐसा था कि उनका रुझाव लेडीज की तरफ भी था, जेंट्स की तरफ भी था। मतलब उनको कंफ्यूजन रहता था कि वो कहाँ सेटल होना चाहते हैं। तो जब मैंने, और वो 50 साल तक यही सोचती रही कि मैं क्या करूं लाइफ में। तो ये, और वो किसी को ये बता नहीं पाती थी। फिर मैं उनके ही रिलेटेड, जो कम्युनिटी से रिलेटेड NGOs है कनाडा में, मैंने वहां पे भी बहुत घूमा, देखा, बच्चों से बात की। तो मुझे पता लगता है कि छोटे छोटे बच्चे, 12-14 साल के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या है। हम कहते हैं कि चलो, मैं कहती हूँ मैं एक फीमेल हूँ, एक औरत हूँ, कोई कहता है मैं मेल हूँ। बच्चे कंफ्यूजन में कि हम मेल हैं, फीमेल है, हमारा रुझाव किस तरफ है। हमने बड़े, जैसे शादी करनी है तो उनको है कि नहीं, मुझे लड़का है तो कह रहा है मुझे लड़के से शादी करनी है, लड़की कह रही है मुझे लड़की। अब ये बात सुन के तो सबको अजीब लगता है, एक बार तो सुन के सबको अजीब लगता है। तो तब मुझे, और उसका असर उनके दिमाग पे सबसे ज्यादा पड़ा, ना उनके ही नहीं, उनके माँ बाप के दिमाग पे भी, कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे पैदा हो गया। अब बच्चे को यही नहीं पता कि मैं पैदा तो नहीं ऐसे हुआ था, और मेरा क्यों मन करता है मैं लड़की की तरह तैयार हूँ, या लड़की है तो उसको क्यों मन कर रहा है मैं लड़के की तरह तैयार हूँ। तो उसकी वजह से समाज में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लोगों को ये चीज नॉर्मल ही नहीं लगती है कि ऐसा तो हमारे समाज में होता नहीं ना। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। हमने कभी देखा नहीं कि मम्मी पापा एक इंसान हो सकता है। तो जब मैंने ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹ ਜੇ बहुत, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ हाँ जी, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अब तो चलिए एक कानून बन गया है, पर कानून बनने के बाद भी वो इज्जत नहीं है, वो हक नहीं है कि जो उनको दिए गए हैं। वही समाज नहीं करता ना सब। नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं, बाहर भी नहीं है, बाहर भी नहीं। कहीं पे भी वो हाँ, ये इज्जत, चीज तुसी नाल दे नाल दसदे रहे हो भी ਇੱਥੇ भी नहीं है ते ਉੱਥੇ भी नहीं है। नहीं, बाहर भी नहीं है। बाहर भी हर महीने आपको, अगर आपने सुना, एक प्राइड वॉक इनकी निकलती है जून के महीने में, कि हमारे हक है। अब आजकल जैसे चल रहा है कि हमें शादी करने की परमिशन दी जाए, वो भी चल रहा है। जितना इंडिया में चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाहर भी चल रहा है। बाहर तो कई ऐसे है, माँ बाप घर पे भी नहीं रखते बच्चों को, वो निकाल देते हैं घर से। बाहर वैसे भी थोड़ा ऐसा है कि चलो बच्चे 17-18 साल के होते बच्चा निकल जाता है, लेकिन अगर उनको पता लगता है इस कम्युनिटी के हैं तो बिल्कुल ही उनको घर पे नहीं आने दिया जाता। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਾਂ थोड़ा बाप, सा, ਛੱਡਦੇ नहीं बच्चे। बिल्कुल। और उसकी वजह से जो ड्रग्स का जो ये रोल है, जो नशा करने लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि फिर वो बाहर, अगर माँ बाप ने नहीं कहा कि घर पे रहना, या माँ बाप नहीं स्वीकार रहे आपको, तो फिर जो बाहर
बच्चे को क्या मालूम ना कि कोई उसके लिए ठीक है या गलत है। हम्म बहुत लोग बाहर ऐसे बैठे होते हैं इसी ऐसे बच्चों के इंतजार में ही। तो हम्म वो बाहर आप इसको ड्रग एडिक्शन बोल देते हो, यहाँ पे नशा लोग बच्चे कर बिल्कुल। रहे हैं, या फिर बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। हम्म बहुत बच्चे डिप्रेशन में। अभी पीछे 19 साल की एक बच्ची ने, मतलब पड़ोसियों ने वो स्कूल जा रही थी, हम्म तो वो ट्रांसजेंडर, मतलब वो लड़की से लड़का बनी है सर्जरी से। हम्म अभी चल रही थी उसकी सर्जरी, जैसे पता लगा, बाहर की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा जी, उस इंडिया दी गल नहीं है। यूएसए की बात है, हम्म उसके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और उस बच्ची ने घर जाके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। हम्म मतलब एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके ऊपर आप पत्थर फेंकने शुरू कर दिए हम्म कि तू बोल के कि तू ऐसी है वैसे, हम्म तो बच्चा उस चीज को ले ही नहीं पाया। मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं ਸਮਝਦੇ। समझते, तो हम्म इसीलिए फिर मैंने अपनी दूसरी किताब द पर्पल काउच, वो हम्म टीना जिनसे मैं हैदराबाद में मिली थी, हम्म उन्होंने मुझे पूरी अपनी स्टोरी मतलब बताई। फिर मैंने सोचा कि मेरे को, फिर मुझे फिर से लगा कि एक बार फिर से मुझे एक मौका मिल रहा है हम्म कि मैं उन इस चीज को भी सामने लेके आऊं कि ये भी समाज का एक हिस्सा है, हम्म जिन्हें हमें स्वीकारना चाहिए। क्योंकि देखिए कानून भी बन चुका है, और हम्म इसमें वो भी बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। हम्म उन्हें खुद ही नहीं पता है कि हम ऐसे क्यों हैं। पर अब जो चीज़ आ चुकी है सामने, आप अपने बच्चे को खो दो, मतलब बच्चा आपका सुसाइड कर ले या ड्रग्स हम्म में चला गया, उससे अच्छा है कि आप बच्चे को बैठ बिल्कुल। के सुनो उसकी बात। हम्म तो मैंने ये किताब द पर्पल काउच जो है, ये आप देख सकते हो, हम्म ये लिखी है। जी। तो इसको भी ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ਉਹ ਟੀਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ हाँ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ जी, ਮਿਲੂਗੀ। बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैंने सिर्फ़ उनका नाम जो है रियल वो लिखा है, बाकी हम्म तो हमें परमिशन नहीं मिली थी बाकी सबके बारे में, जो उनके सच, हम्म क्योंकि हमें कई चीज़ें ऐसी होती जो जो स्टोरी अपनी दे रहे हैं, हम उनसे पूछ के लिखते हैं। तो ਅੱਛਾ, टीना। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ हुँ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ हाँ ਸਾਹਮਣਾ जी, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, हाँ जी। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, ਉਹ ਕੀ बिल्कुल। ਕਹਾਣੀ बनी सी वो ज़रूर दसो। देखिए मेरे से मैंने मुझे नहीं पता मुझसे गलती हुई थी क्या, मैंने ये हुँ, किताब लिखी तो कनाडा में थी, तो हुँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको अपने देश में जाके छपवाना चाहिए, पब्लिश करवाना चाहिए। हुँ, तो मैं लिख के यहाँ इंडिया में आ गई थी, हुँ, तो मुझे लगा इस लोग तो यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या है इसके बारे हुँ। में। लेकिन हर 2 महीने बाद मेरे मैं लिख के भेजती थी, वो वापस आ जाती थी। करते-करते मुझे 9 महीने हो गए। इस अच्छा बुक जी। को कोई मतलब तैयार ही नहीं था पब्लिशर कि, सबको अच्छी लगती थी स्टोरी कि आपने हुँ, नई चीज़ लिखी है। लेकिन वो कहते थे कि हम इसलिए नहीं लिख सकते कि कोई ये मतलब इस चीज़ के बारे में लिखना नहीं चाहता कि कहीं हमारे पब्लिशिंग कंपनी को लोग ये ना सोचने हुँ, लग जाए कि हम इस तरह के टॉपिक्स लिखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे 9 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। हाँ, ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी, हुँ, क्योंकि एक राइटर के लिए बहुत, मेरे को 3 साल इसको लिखने में लगे। अच्छा जी। फिर 9 महीने मुझे इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। टोटल कम कुल मिला के 4 साल का ये पूरा हुँ, प्रोजेक्ट है मेरा जो सामने आया। हुँ, पर इसको ये है कि काफ़ी जब शुरू में लोगों ने पढ़ा तो काफ़ी लोगों ने इसको, मतलब अब काफ़ी हुँ, इसको प्यार मिल रहा है, इसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। गवर्नर ऑफ हरियाणा से उन्होंने अवार्ड दिया अच्छा है। जी। मुझे सोशल ऑथर, इम्पैक्ट ऑथर, मतलब जिनकी लिखने से समाज पे क्या असर पड़ता हुँ, है, तो उस तरह से मुझे अवार्ड मिला है। नितिन गडकरी जी से भी मिला है। और हुँ, काफ़ी जगह पे इसके बारे में, काफ़ी टीवी पे, आज तक वगैरह पे, भारत हुँ, चैनल पे, काफ़ी जगह पे इसके बारे में ज़िक्र किया है। न्यूज़ 18 पे किया है, हुँ। न्यूज़ 24, पंजाब हाँ, न्यूज़ मैं पे। देखਿਆ ਸੀਗਾ हाँ, ਮੈਂ, ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਇਸ हाँ जी, हाँ ਕਿਤਾਬ जी, ਦੀ। हाँ जी। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ इसकी ਹੋ ਗਈ ज़्यादा ਸੀ। है, क्योंकि ये समाज अब एक्चुअली ये लोग बहुत एक्टिव भी हो गए, क्योंकि नए-नए रूल्स हुँ, बन गए हैं। तो इसलिए इसके मैं लाइक पूरे अगर आप काउंट करते हैं तो 135 लगभग ऑथर्स हैं हुँ, जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, तो मैं उनमें से एक हूँ। पूरे पूरे आप हुँ। विदेश की अगर बात करें तो। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਨੈਨਾ हाँ जी। ਸਿੰਧਵਾਨੀ कौन है, ਉਹਨੇ हाँ। ਚਰਚਾ ਚ ਲਿਆਤਾ ਇਹਨੇ। और इसको लॉन्च भी रामदास अठावले जी ने किया था, जो हुँ, कि मुंबई के विमेन एम्पावरमेंट के ही मिनिस्टर हैं। तो हुँ, वो रेडी हो गए थे कि नहीं, मैं इस बुक को लॉन्च करूँगा, इस लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए। और एक एक ऐसी देखिए इसमें एक खाली कम्युनिटी के साथ-साथ एक ना एक कहते हैं ना, एक ऐसी महिला की भी बात गई है जिसने मतलब हुँ, उठ के खड़े होके इस बारे में बताने की कोशिश की। तो
तो इस बुक को पढ़ने से बाकी भी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक ये सीख मिलती है कि आप जैसे हो ना, आपको वैसे अपने आप को स्वीकारना चाहिए। एक तो सबसे पहले खुद को आप वैसे स्वीकारो, दूसरा जो हमारा परिवार होता है वो हमारी सबसे बड़ी बिल्कुल ताकत होता है। बिल्कुल। अगर बच्चे का साथ माँ-बाप देते हैं, बच्चा कभी ना तो बिगड़ता है, ना कभी गलत डायरेक्शन में जाता है, ना बाहर के लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सब परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ਜੇ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ हुँ। ਅਗਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ? अगला वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो जैसे टीनेजर जिन्हें हम बोलते हैं, 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे, मैं उनके लिए कुछ लिखना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक होड़ नहीं लग जाती कि लगे हुए हैं कि कोई किस देखा-देखी। हाँ, मतलब भेड़-चाल। हाँ, भेड़-चाल जिसे बोलते हैं। अगर उसने ये किया है तो मैं भी ये कर लूँ। मैं भी यही करूँ। आजकल फॉलोअर्स का ज़माना है कि उसके सोशल मीडिया पे इतने हैं, तो मतलब बच्चे बिना सोचे-समझे, देखा-देखी कोई भी करियर में घुसते जा रहे हैं। फिर अगर वो नहीं कामयाब होता, तो उसका दिमाग पे उनके बहुत असर होता है। फिर वो गलत तरह के आदतों में पड़ जाते हैं। तो उस बारे में मैं लिखना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा बच्चों में ये अवेयरनेस लाई जाए कि थोड़ा-सा सोच-समझ के आप कदम उठाएँ। आप क्या किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं, ये भी देखिए। आपकी बिल्कुल। संगति कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठ-बैठ रहे हैं। जैसे बाहर भी बहुत लोग बच्चे बहुत लोग आते हैं बाहर, जैसे कनाडा में तो आपको पता ही है। बिल्कुल। बाहर पंजाब आके दा ज़्यादा ट्रेंड है। पूरा है, तो बच्चे मैंने वहाँ देखा है बहुत अपना ऐसे घरों से आ जाते हैं, माँ-बाप ज़मीन बेच के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। बच्चा वहाँ जाके क्या कर रहा है? वो तो माँ-बाप देख नहीं पाते हैं ना यहाँ बिल्कुल। से, पर बच्चे वहाँ जाके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर उसी वजह से बच्चे फिर गलत आदतों में भी चले जाते हैं। अगर आपको ठीक सैलरी नहीं मिल रही या काम आपको अपने हिसाब का नहीं मिला, तो भटकाने वाले तो बहुत लोग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं यंग बच्चों के लिए कुछ ऐसा लेके आना चाहती हूँ जिसे पढ़कर उन्हें हिम्मत मिले और वो ज़िंदगी को ना वैल्यू करें। कि अगर ज़िंदगी मिली है तो उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये जो मनुष्य का शरीर है, और थोड़ा-सा अगर हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी थोड़ा भगवान के साथ जोड़ सकें, उससे क्या होता है कि बच्चा ना बिगड़ता नहीं है। अगर माँ-बाप का कोई नितनेम होता है ना, जैसे नितनेम बोलते हैं ना, कि घर में बच्चा देख रहे हैं कि सुबह उठ के घर में जोत जलती है या कोई पाठ हो रहा है या शाम को एक नियम है, और थोड़ा-सा उस चीज़ का असर पड़ता है। मैं जैसे पेरेंटिंग की भी बात करती हूँ कि माँ-बाप को भी ध्यान देना चाहिए। माँ-बाप भी आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों जॉब पे जाते हैं, ठीक है। आजकल हो गया ऐसा कि मम्मी को भी या मदर्स को भी लगता है काम करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। पर जैसे बच्चा अगर घर में आया है, उसको कोई दिक्कत हुई है स्कूल में या कॉलेज में, तो बच्चा बाहर किसी से बात करने की बजाय अगर माँ-बाप से पहले आके बात करे, तो उस तरह की पेरेंटिंग होना ज़रूरी है कि बच्चा ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ? वो देखिए, आज़ादी को जैसे फ्रीडम बोलते हैं बच्चे, हाँ। कि हमें फ्रीडम, हमारे को हमारा स्पेस, ऐसा बोलते हैं ना, हमें अकेला छोड़ दो। वो ये सब एक सोशल मीडिया का देखिए हर चीज़ का ना नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए, अब जैसे ये भी एक सोशल मीडिया ही है जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उसके थ्रू समाज में क्या फैलाना चाहते हो। अब सोशल मीडिया में के थ्रू बच्चे कई गलत चीज़ें भी पकड़ लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर माँ-बाप साथ रहेंगे तो टोका-टाकी शायद ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। पर मैं फिर वही बात, मैंने हर पॉडकास्ट पे हमेशा एक ही बात की है कि माँ-बाप से बड़ा कोई आपका वेल विशर नहीं होता। आप कुछ भी करके आओ, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डाँट देंगे, और क्या होगा ना। पर आखिर में आप अपने माँ-बाप के पास जब आते हो, तो आप घर में आते हो, तो वही एक होते हैं जो आपको कहते हैं कि चल, एक शब्द मम्मी बोलती है, पापा चल छੱਡ कोई नहीं, कोई गल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये बच्चों को थोड़ा रिश्तों की वैल्यू करनी चाहिए। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। हाँ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਜੇ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ।
हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜਵਾਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ? ਵਿਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚੰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਵਾਕ ਰੁਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਠੋਡੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ करना ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। हाँ नहीं, थोड़ी सोच की कहती है इसमें? देखिए मैं वैसे तो मुझे खुद वहां रहते हुए 14-15 साल हो गए हैं। हाँ। लेकिन मैं अभी वापस मैं अपने देश ही आना चाहती हूँ। आना चाहते हो? हाँ, वापस अपने देश में ही, अपने लोगों के बीच में। ये जो बच्चे गए जाते भी हैं, हाँ, जैसे जैसे पिंडों में लोग रहते हैं कि चलो भाई हम खेती बाड़ी करें, चलो हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, वो एक चीज समझ आती है कि ठीक है कि बच्चों को बाहर से पढ़ाई करने का मौका मिल गया। लेकिन फिर हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ और भी लेके आती है ना। वो कहते हैं ना, लेना देना, एक अगर कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी पड़ता है। बिल्कुल। आप बच्चों को विदेश पढ़ा के बच्चों के को देसी संस्कार नहीं, फिर आप फिर बच्चे से ये शिकायत नहीं कर सकते कि भी ये पैरी हथ नहीं लांदा, पैरी हथ नहीं लांदा, या तू तो सानू भूल गया। मतलब जैसे माँ बाप कहते ना, तेनू तो याद ही नहीं आंदी नहीं करदा है। ये सब चीजें क्योंकि चाहे बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, आपने जैसे मर्जी उसको पाला है, प्यार से सारे संस्कार दिए। अब बच्चा जहाँ गया वहां पे वो किसके साथ रह रहा है, उठ बैठ कैसे रहा है, कैसा काम मिल रहा है उसको। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को बताते ही नहीं है वो काम कौन सा कर रहे हैं। चाहे पैसे भेज रहे होंगे, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं वो नहीं बताते। अब बच्चा वहां जाके पढ़ लिख के, अभी जो हालात चल रहे हैं, आजकल की बात कर रही हूँ, तो नहीं है नौकरियां भी इतनी। वहां पे थोड़ा आ गया है, वहां पे भी रिसेशन जैसे हर देश में आता है, कभी उतार चढ़ाव वो चलता रहता है। अब बच्चा चाहे सफाई कर रहा है, सामान ढो रहा है, कुछ भी कर रहा है, 2-4 हजार वो डॉलर कमा रहा है, जो कि 1-1.5 लाख बन जाता है, और माँ बाप को भेज रहा है। माँ बाप को अब वीडियो कॉल पे, हाँ मैं बहुत वधिया, बहुत सही है। हाँ, तो ये तो आप मान के चलो कि अगर एक बार आपने बच्चे को बाहर भेजा, फिर वो बच्चा मुड़ के आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि लोग की कहेंगे, वापस आ गया। वो एक चीज मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि जैसे बच्चे मिलते हैं जी, नौकरी छोड़ गई, तो घर चले जाओ, तो इन्ना तुसी दस रहे थे कि बड़ी जमीन है, सारे पिंड वाले की कहेंगे कि वापस आ गया, मजाक बनाएंगे। तो वो ये चीज सबसे बड़ी मुझे लगती है कि बच्चों को वापस जाने से डर क्यों लगता है। आपका अपना देश है, माँ बाप अपने हैं, गांव मतलब पिंड वाले 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, आप वहां पे मतलब फिर आप शराब पीने लग जाते हो दोस्तों के साथ। नशा वहां पे आपको पता है वहां आम मिलता है, वहां लीगल है ना। वहां पे कोई ऐसे छुप छुप के करने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीज वहां पे खुली है, कोई रोका टकी नहीं है। इसलिए लोग बच्चे जैसे आप कहते हैं अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आदतें अब ऐसी बन गई हैं। तो मेरे से अगर आप पूछते हो, चाहे मैं वहां रह रही हूँ, मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर यहाँ कोई अच्छी सेटिंग हो जाती है तो एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੀ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ क्यों नहीं कर सकते? इज्जत नहीं, शर्म आती है ना। नहीं, इज्जत भी नहीं है, इज्जत नहीं है ना, और पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं। हमारे घर में जो सफाई करने वाली होती है, चाय पूछ लेते हैं, पानी पूछ लेते हैं, लेकिन क्या उसको इज्जत वो दे पाते हैं? वहां तो ऐसा, वहां बस वही चीज है। 2 कारण मुझे लगते हैं। एक तो वहां पे जैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, इस वजह से लोग जाते हैं। और दूसरा, वहां पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जैसे दिन दिहाड़े कभी कोई मर्डर हो गया या कोई वजह होगी, या औरतों को ज्यादा लगता है कि बच्चे, हमारे माँ बाप को लगता है कि हमारी लड़कियों की सेफ्टी इतनी नहीं है, तो उनको लगता है बाहर बच्चे हमारे सेफ तो हैं। ये मुझे बहुत लगता है, क्योंकि कई लड़कियों से भी मैं मिलती हूँ तो वो कहते हैं जी हमें बड़ा डर लगता है रात को, यहाँ पे हमारे 12 बजे के बाद अगर बच्चा घर नहीं आया, चाहे वो लड़का है लड़की है, माँ बाप की आप सोच सकते हो कितने परेशान हो जाते हैं। पर वहां पे रात को 12-1 बजे ट्रेन चल रही, लोग नाइट शिफ्ट में काम करके बच्चे घर आ रहे हैं, वो डर नहीं है। ये एक है, माँ बाप के दिल में वो डर नहीं होता।
कि बच्चा जहाँ है ठीक है, पर हाँ बाकी उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं कि कोई गलत आदत है उस पे देखिए बस नहीं है, वो फिर आप भगवान से दुआ ही करो, दुआ बस कर सकते हो। भी जवाक साडे सही रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर थोड़ा 2-4 पैसे कमाने लग जाए तो चलिए बच्चे को आप बुला, एक साल में एक बार भी बच्चा आ जाता है तो ठीक रहता है, जुड़ा रहता है। आप बच्चे को बोलते हो नहीं दूर कोई चक्कर नहीं, फोन कर ले, वो मैं पंजाबी बोलती कि कोई नहीं तुझे पुत्र तुझे फोन ही कर देता करो, बहुत है। नहीं, एक साल में एक बार बच्चा आपका घर आता है तो वो जुड़ा रहता है आपसे। अब मैं जाती हूँ, मैं चलिए मेरे तो अलग कारण है, पर बेटा मेरा 23 साल का है, उसने इंजीनियरिंग वहीं से पढ़ाई की है, पर वो इंडिया में ही आना चाहता है, वो भी इधर आना चाहते हैं। हाँ मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि थोड़ा, क्योंकि या तो मैं साथ रहती तो मैंने एक संस्कार, थोड़ा वो फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चों का भी एक नित्यनेम है, मेरे दोनों बच्चों का सुबह शाम का एक, वो भी सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, हाँ 3-4 बजे। हमारे घर में सबका नित्यनेम है। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है कि आपके घर में आप खुद क्या कर रहे हो। माँ बाप की बड़ी कोशिश होती है कि बच्चा हमारा ये बन जाए वो बन जाए, बच्चे बोलने से नहीं कुछ बनते, बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही बनते हैं। बिल्कुल सही गल है। जो आप कर रहे हो, जो आप बच्चे को बनाना चाहते हो, सबसे पहले वो खुद बनो। आपको चाहे कि बच्चा मेरा जो है सुबह उठे, कसरत करे, पहले आप वो चीज पहले खुद करो, पहले अपने दे करो। बिल्कुल। आप खुद टीवी पे अगर कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपको नहीं देखनी चाहिए, बच्चा आए तो आप उसको बंद कर दो। बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मेरे माँ बाप या कोई भी जो भी क्या ऐसा देख रहा था जो मेरे आते ही बंद कर दिया। बिल्कुल। तो दिमाग जो है ना वो उल्टी दिशा में चलता है कि जो मना करोगे वो वही करेगा, वही करूंगा। सही गल है। तो ये दिमाग, ये थोड़ा सा आपको वही वैसा बनना, जो दिखता है वही बिकता है ना, वही बिकता है। सही बात है। तो इसीलिए माँ बाप को बहुत जरूरत है आज के टाइम में कि जैसा वो बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले खुद बनना पड़ेगा, टाइम से उठना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, खान पान अपना भी वैसा रखना पड़ेगा। पापा अगर शाम को ड्रिंक करेंगे तो फिर बच्चे को पापा तो नहीं मना कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ा सा माँ बाप को ध्यान देनी अच्छा, चाहिए। एक डिप्रेशन नाम ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल रियल है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब ये वहम है, कई बोलते हैं ना कुछ नहीं हैगा, बाहर चले जाओ या इधर चले जाओ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन होता है, मानसिक रूप पूरा साइकेट्रिक वार्ड भरा पड़ा है। अगर ये वहम होता तो ना तो आपको साइकेट्रिस्ट मिलते, वो कुछ पढ़ के डिग्रियां मिल रही है ना, आपका पेट का डॉक्टर और दिमाग का डॉक्टर अलग अलग है ना, तो बीमारी अलग अलग है तभी डॉक्टर अलग अलग है। अगर ये वहम ही होता तो फिर तो कोई चीज, फिर तो कुछ भी ना होता, ना फिर डॉक्टर होते, ना वार्ड जो मरीजों से भरे हुए ना वो होते, और जो लोग ऐसे सुसाइड कर रहे हैं ना ऐसे केसेस हो रहे होते। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि ये नहीं होता। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे ऊपर ऐसा हुआ है, पर ये ऐसा हम आसपास हर इंसान को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि कोई दिमाग, डिप्रेशन मतलब उसको आप डिवाइड कर दो, डीप इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब किसी चीज ने दिमाग पे ऐसी छवि छोड़ी है जिसका बहुत गहरा असर हुआ है। दिमाग पे जब किसी चीज का बहुत गहरा असर होता है ना, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और वो डिप्रेशन तब बनता है जब हम उसको हैंडल ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इस, अभी कोई सिचुएशन आई है, सपोज किसी की नौकरी चली गई है, अब उसका पूरा परिवार उस पे उसी नौकरी से चलता है, बिल्कुल उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो इंसान जो है वो सोच में जाएगा या नहीं जाएगा? वो दिन रात उसके पास क्या सोच, आप उसको बोलो भजन कीर्तन कर ले, उसके दिमाग में आएगी वो चीज? उसके दिमाग में एक ही सोच आएगी कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये सच में होती है ये चीजें, पर हाँ है सोच का ही सारा खेल।
अगर ये सोच के कि नहीं मुझे थोड़ा कोशिश और करनी चाहिए, आज यहाँ अप्लाई करूँ, मतलब 10-12 कई जगह अप्लाई, मैं एक छोटा-सा आपको उदाहरण दे रही हूँ कि बिल्कुल। जब कोई इंसान की नौकरी चली जाए, वो डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। बच्चों के करियर नहीं बनते या छोटी-छोटी नौकरियाँ लगती है, बच्चे मानसिक रूप से मतलब वो दिमाग उनका जो है वो ऐसे सोचने लग जाता है, उल्टे-सीधे दिमाग में ख़्याल आते हैं। ऐसे ही जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, मतलब कि उम्र हो गई है, तो उनके माँ-बाप के दिमाग में दिन-रात एक ही सवाल चलता है। पर वही है कि कोई किसी भी सिचुएशन से किस तरह से उसको डील कैसे करता है। आप उस कोई हालात तो देखिए, ज़िंदगी तो ऊपर-नीचे चलती रहती है। एक सीधी लाइन तो फिर एक डेड इंसान की होती है, और जो सबकी आनी ही आनी है। बिल्कुल। अब जो जिंदा है वो उसी की वो लाइन ऊपर नीचे चलती है। तो ये रियल है, पर हाँ, थोड़ा-सा ये बात करके, जैसे आज आपने बात की है, अगर थोड़ा-सा अगर आप बात कर लेते हैं कि हाँ, बात करने से ये चीज़ें बहुत मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। एक आखिरी सवाल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸਾਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पैसा मिलना, तनख्वाह मिलनी है? देखो, मैं एक नौकरी और बिजनेस में ना एक ही फर्क है। अगर आपकी नौकरी इतनी अच्छी है कि आप अपने परिवार को एक बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे हो, आप महीने के जितने भी कमाते हैं, 2 लाख 3 लाख, या आपकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फिर आपको बिजनेस, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम होता है रिस्क लेना। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कभी भी आपकी वो जो मंथली पैसे उससे चलने से रहा, तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लोन लेके, उधार लेके। तो एक वर्ड होता है कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आप थोड़ा नाप तोल के रिस्क लेते हैं कि मैं 50 लाख या 25 लाख या 10 लाख लगा के साथ-साथ अगर कुछ कर सकता हूँ। वो भी एक उम्मीद ते चलूगा कि नहीं हाँ, चलूगा। पर दिल बड़ा होना चाहिए। जितने बिज़नेस करने वाले, कोई बिज़नेस जो है बिना घाटे के नहीं होता। बिल्कुल। तो ये मान के चलिए कि अगर कोई बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर मुनाफ़ा है, तो एक टाइम आएगा जब वो घाटे में भी जाएगा। उस वक़्त अगर आपको लगता है कि मैं उस घाटे को भी सँभाल सकता हूँ, या मेरे पास 2 पैसे इतने जोड़ रखे मैंने कि 6 महीने अगर कुछ नहीं भी मुनाफ़ा हुआ और मैं चला लूँगा, बिज़नेस आप कर सकते हो। पर अगर एक एज ऐसी है, जैसे आपकी एज है, जवान बच्चे हैं, वो 30-35 साल तक नौकरी करे, देखे दुनिया में है चल क्या रहा है। कोई बिज़नेस फैमिली से आ रहा है कि मेरे पापा भी बिज़नेसमैन है, सुनार का बेटा सुनार है, या बिल्डर का बेटा बिल्डर है, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं एक नौकरी पेशा फैमिली से आई थी, मम्मी-पापा सब नौकरी करते थे, मैं बिज़नेस में गई। चलिए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, पर मैं मतलब अब मैं रुक नहीं सकती हूँ, मेरा मन है मैं दोबारा फिर बिज़नेस अपना शुरू करूँगी। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि दिमाग थोड़ा-सा खोलना पड़ता है। नौकरी पेशा इंसान का थोड़ा ये होता है कि महीने के महीने आपके हाथ में कुछ ना आना है, आपको पता है। सो आपकी अगर लगता है कि इतना बड़ा दिल है कि थोड़ा ऊपर-नीचे कुछ हो भी गया, तो मैं सँभाल लूँगा खुद को भी और परिवार को भी। क्योंकि देखिए, ये ना क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस बंद होने की वज़ह से जो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं और अपनी जान भी दे देते हैं, और पीछे पूरा परिवार ऐसे छोड़ जाते हैं। सो कुछ भी करें ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि आप आराम से ज़िंदगी, सुख चैन के ज़िंदगी काट सकते हैं, छत है एक सिर पे, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, रोटी मिल जाती है 2 टाइम 3 टाइम, हाँ, फिर सेट आ फिर कोई ऐसे फालतू के पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है आप में काबिलियत है और आप थोड़ा से 2-4 पैसे जोड़ के अपना काम आप आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੰਧਵਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੁੱਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ। ਇਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਚਰਚਿਤ ਬੜੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ YouTube ਤੇ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।